हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के बारे में। इतना हम लोग जानते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो हमारा किडनी परफॉर्म करता है, लेकिन उसमें कैसा पाथवे होता है, कैसा मैकेनिज्म होता है, क्या क्या होता है, उसको डिटेल में आज हम लोग जानेंगे कम से कम समय में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में बेसिकली 3 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है रीसिक्रीशन, या फिर इसको हम लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन भी बोल सकते हैं। देखिए तीनों चीज़ कहाँ कहाँ पे चलता है ये समझिए। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिटेल में समझा है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग अभी नहीं समझेंगे, नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में समझते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे चलेगा? मेलपीजियन बॉडी में। मेलपीजियन बॉडी में नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट्स आता है? सबसे पहला तो आता है ग्लोमेरुलस और दूसरा आता है बोमेन्स कैप्सूल। तो ये दोनों मिला करके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परफॉर्म करेगा। दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ चलता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट में परफॉर्म होता है। टिब्यूलर सिक्रेशन कहाँ पे चलता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में परफॉर्म होता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप मगअप कर लीजिए कि कौन सा प्रोसेस किस पार्ट के नेफ्रॉन के किस पार्ट में चल रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन ये है कि यहाँ से जो एफरेंट आर्टीरियोल आया है और यहाँ से जो एफरेंट आर्टीरियोल गया है, तो एफरेंट और इफरेंट का ध्यान से देखिएगा, डायमीटर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर काफ़ी वाइडर हम लोग को दिख रहा है, जबकि इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर काफ़ी हम लोग को नैरो दिख रहा है। तो ये दोनों के डायमीटर में डिफरेंस होने की वजह से ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परफॉर्म होता है। इस बात को सबसे पहले ध्यान रखिए। अब ये जो मैंने बनाया डायग्राम, ये बना हुआ है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में देखिएगा ये छोटे छोटे सेल्स लगे हुए हैं। इन सेल्स का नाम होता है पोडोसाइट। सेल्स के ऊपर ध्यान देखिएगा, इस तरह से ब्रश बॉर्डर बना हुआ है, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। दो सेल्स के बीच में ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये खाली जगह होता है, पोर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। इसी फिल्ट्रेशन स्लिट के वजह से यहाँ से ग्लोमेरुलस से ब्लड पास होकर के चला जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। अब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में समझते हैं। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहला है ये जो ग्लोमेरुलस का ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी का इंडोथीलियम, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर से मैंने छोटा छोटा सेल बनाया है ना, ये इंडोथीलियम बनाया हुआ है। दूसरा ये जो बीच में ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरा है हमारा पोडोसाइट। तो ये तीनों मिल करके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब समझो हमारे ब्लड में, जैसे ब्लड का हम लोग बात करें तो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है प्लाज्मा, और क्या प्रेजेंट है? ब्लड का सेल्स प्रेजेंट है। सेम बात मैंने यहाँ पर भी लिख करके रखा है। ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है और सेल प्रेजेंट है, जिसमें से सेल सॉलिड पार्ट है और प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है। ब्लड के सेल्स का क्या क्या नाम है बताओ? एक तो है हमारा क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये तीनों सेल्स में आ जाता है। देखिए इनका परसेंटेज दिया हुआ है कि टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा कवर करता है और 45% ब्लड का सेल्स कवर करता है। अब देखो यहाँ से जो भी चीज़ फिल्टर होकर के बोमेन्स कैप्सूल में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा इसको समझो। सबसे पहली बात कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ब्लड का सेल्स एब्सेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है इसको समझिएगा। ये जो एफरेंट आर्टेरियोल जो रीनल ब्लड लेकर के आया है, उस ब्लड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट होगा और ब्लड का प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, सेल्स भी प्रेजेंट होगा। सबसे पहली बात कि सेल्स जो है वो इस फिल्ट्रेशन स्लिट को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर फिल्ट्रेट में हम लोग को सेल्स देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, ना ही आरबीसी, ना ही डब्ल्यूबीसी और ना ही प्लेटलेट्स।
अब ये जो प्लाज्मा है जिसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा बोल रहे हैं, तो टोटल प्लाज्मा यहाँ से यहाँ नहीं जाता है। जितना प्लाज्मा यहाँ पर है उसका सिर्फ 20% प्लाज्मा ही फिल्टर होकर के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कंट्रीब्यूट करता है। साथ में जो प्लाज्मा में ब्लड का प्रोटीन प्रेजेंट है वो भी यहाँ पर नहीं आ पाता है। अब ब्लड का प्रोटीन फिल्ट्रेट में क्यों नहीं है, इसका 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि प्रोटीन का साइज़ इस फिल्ट्रेशन स्लिट के साइज से बड़ा होता है, इसलिए ये इसको क्रॉस करके यहाँ पर बॉमेस कैप्सूल में नहीं पहुँच पाता है। दूसरा इसका रीज़न ये है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें एक तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, और हमारा प्रोटीन जो है ब्लड प्रोटीन वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसीलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है वो ब्लड के प्रोटीन को रिपेल करेगा, यानी इसको नीचे जाने नहीं देगा, वापस से इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेगा। तो इन 2 रीज़न के वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ब्लड का प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, अब समझो ये चीज़ मैंने क्या लिखा है, ये कंडीशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने का कंडीशन है कि डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल ज़्यादा होना चाहिए डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल से, तभी ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, यानी कि आप समझो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा होगा जो कि ब्लड को पुश करेगा ताकि वो नीचे की तरफ जाए और इस फिल्ट्रेशन स्लिट को क्रॉस करे। तो ये कौन सा प्रेशर जनरेट हो रहा है इसको समझेंगे हम लोग। यहाँ पर टोटल जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट। तो देखो यहाँ पर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है जिसको हम लोग NFP बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या है, इसमें है GHP, BCOP, CHP। पहले ये सब के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले GHP, इसका फुल फॉर्म देखिए मैंने यहाँ लिख कर रखा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर। दोनों का डायमीटर में डिफरेंस है। तो आप समझो यहाँ पर मोटा डायमीटर है, यहाँ पर पतला डायमीटर है, यहाँ से जितना ब्लड फ्लो आएगा उतना ब्लड फ्लो चाहेगा कि इफरेंट आर्टेरियोल से भी जाने के लिए, लेकिन डायमीटर पतला है जिसकी वजह से बीच में क्या लगेगा, प्रेशर जनरेट होगा, और उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा है BCOP। BCOP का फुल फॉर्म क्या है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर जनरेट होता है एल्बुमिन प्रोटीन या फिर ब्लड प्रोटीन के वजह से। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि प्रोटीन यहाँ से पास नहीं हो पा रहा है फिल्ट्रेशन स्लिट से, जिसकी वजह से प्रोटीन क्या करेगा, एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट करेगा, जिसके वजह से ये जो BCOP है वो जो प्रेशर है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को अपोज करना चाहेगा, यानी नहीं होने देगा। तीसरा है CHP। CHP का फुल फॉर्म क्या है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर क्यों जनरेट होता है, ये प्रेशर जनरेट होता है जो फिल्ट्रेट यहाँ पर आने वाला है बॉमेस कैप्सूल में, वो फिल्ट्रेट भी चाह रहा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ना हो, तो वो भी एक तरह का नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ है जिसमें से GHP सपोर्ट कर रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को, और BCOP और CHP अपोज कर रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। तो नेट प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि GHP में से BCOP और CHP को माइनस कर देंगे। तो GHP का लगभग हमारे बॉडी में जो वैल्यू होता है वो होता है 60 to 70 mmHg, BCOP का वैल्यू होता है 32 mmHg, और CHP का वैल्यू होता है 18 mmHg। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ, इसका टोटल आंसर आएगा 10 to 25 mmHg। यानी कि जो नेट प्रेशर लग रहा है जो कि यहाँ से ब्लड फ्लूइड को इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भेज रहा है, बॉमेस कैप्सूल में भेज रहा है, वो प्रेशर कितना है 10 to 25 mmHg है। अब देखिए मैं आपको क्या करता हूँ कि ये जितना भी है मैंने बताया प्रेशर के बारे में, उसको मैं एक बार रिटन फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर सारे प्रेशर्स का डेफिनेशन लिख करके आपको दिया है कि वो प्रेशर किस वजह से जनरेट हो रहा है। अगर आपको शाइन वहाँ पर आ रहा हो तो मैं इसको एक बार रीड करके आपको बता देता हूँ। GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये क्यों जनरेट होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। दूसरा है BCOP ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्यों जनरेट होता है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। तीसरा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये क्यों जनरेट होता है, ड्यू टू फिल्ट्रेट दैट रीच इनटू द बॉमेस कैप्सूल।
ये तो था हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें हम लोग को कुछ और टर्म्स के बारे में जानना है, तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। चलिए तो अब हम सीखते हैं कि जो फिल्ट्रेट हमारा आया है बोमेंस कैप्सूल में वो होता कितना है, उसका अमाउंट कितना होता है, उसको जानते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या है, हमारा हार्ट है। हार्ट से क्या रिलीज हुआ, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट मतलब क्या होता है, 1 मिनट में हार्ट पंप करके कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को पूरे बॉडी में भेज रहा है, उसी अमाउंट ऑफ ब्लड को पर मिनट हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट। देखिए डेफिनेशन में मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ हार्ट पर मिनट। इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर होता है, यानी कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप आउट करता है हार्ट। ये हो गया हमारा कार्डिक आउटपुट। अब इस 5 लीटर का 20 से 25%, 20 to 25% कहाँ जाएगा ब्लड, रीनल ब्लड में जाएगा, यानी किडनी में जाएगा फिल्टर होने के लिए। तो इसका अगर हम लोग 20 to 25% निकालें तो वो अप्रॉक्स 1100 to 1200 मिलीलीटर आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल ब्लड फ्लो। देखिए रीनल वर्ड जो है वो किडनी से रिलेटेड होता है, तो यानी कि ये क्या हो गया, टोटल ब्लड का अमाउंट जो किडनी में गया, कितना गया, 1100 से 1200 मिलीलीटर। अब ये क्या होगा, दोनों किडनी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखिए कि हमारा ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स दोनों था, लेकिन पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा पास होता है। कहाँ पर, बोमेंस कैप्सूल में। सेल्स तो पास नहीं होता है क्योंकि फिल्ट्रेशन शीट का साइज बहुत छोटा होता है, इससे सेल उसको पास नहीं कर पाता है। तो सेल्स को हटा दिया जाए और सिर्फ 55% प्लाज्मा का बात करा जाए तो इस 1100 से 1200 मिलीलीटर का 55% अप्रॉक्स 650 मिलीलीटर आएगा। इस 650 मिलीलीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो बोलते हैं। देखिए ये रीनल ब्लड फ्लो था, इसमें से ब्लड का सेल्स हटा दिए तो वो बन गया रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब मैंने आपको बताया था कि जितना ब्लड, यानी जितना ब्लड का प्लाज्मा ग्लोमेरुलस में आता है उसका सिर्फ 20% प्लाज्मा ही बोमेंस कैप्सूल में जा पाता है। तो अब इसका अगर हम लोग 20% निकालेंगे जो कि फिल्ट्रेट के फॉर्म में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125 मिलीलीटर, ये पर मिनट का बात हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, GFR, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। अब देखिए ये जो मैंने निकाला है ये 1 मिनट का निकाला है। अगर पर डे का मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या करूँगा, सबसे पहले इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होता है। फिर इसको 24 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होता है। तो ये हम लोग का कैलकुलेट करके 180 लीटर पर डे ये हम लोग का आ जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट पर डे। अब इसमें हम लोग को समझना है कि ये 180 लीटर हम लोग यूरिन तो करते नहीं है एक दिन में, तो आखिर इसका सारा वापस से कहाँ गया, ये 180 लीटर अमाउंट कहाँ गया, ये गया वापस से रीएब्जॉर्प्शन होने में। अब उसको हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में कि रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सेकेंड प्रोसेस क्या है। सेकेंड प्रोसेस हमारा है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो 180 लीटर पर डे GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट आया है उसमें 180 लीटर आखिर वो फिल्ट्रेट जा कहाँ रहा है, वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। अप्रॉक्स 99% GFR फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ 1% जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन में कन्वर्ट होता है। अब समझिए कैसे कैसे रीएब्जॉर्ब हो रहा है। देखिए तो क्या है, मूवमेंट ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द ब्लड। जो फिल्टर फॉर्म हुआ है उसमें से जो भी यूजफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी के लिए है वो वापस से ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर क्वांटिटेटिव चेंज भी आता है और क्वालिटेटिव चेंज भी आता है, यानी कि अमाउंट में भी डिक्रीमेंट होता है और क्वालिटी में भी डिक्रीमेंट होता है। देखिए कैसे कैसे होता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन PCT में ही होता है। किस किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होता है, देखिए यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये रीएब्जॉर्ब होकर जा कर रहा है, ये जा कर रहा है कैपिलरीज में जा रहा है, ठीक है। फिर कैपिलरीज के थ्रू वापस से वो बॉडी में चला जाएगा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्लोरीन आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। साथ में देखिए 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में।
देखिए अब यहाँ पर ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का और फैटी एसिड का जो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है उसका कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही हो जाता है। यहाँ पर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड तीनों ही कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हैं, तो इनको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। ये जो यू शेप का है इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, एक्चुअली ये होगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये होगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो देखिए ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें भी दो पार्ट है, एक है जिसमें वाइडर ट्यूब है और एक है जिसमें नैरो ट्यूब है, ठीक है। अब देखिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये जो चीज़ है ये वाटर के लिए परमेबल है, जबकि साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल है। यानी जो चीज़ यहाँ से रीएब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सेम इसका उल्टा कंडीशन देखिए, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये सॉल्ट के लिए परमेबल है जबकि वाटर के लिए इम्परमेबल है। यानी यहाँ से वाटर नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, सिर्फ सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर निकलेगा। अब देखिए इसमें पैसिवली भी निकल रहा है और एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पैसिवली का मतलब क्या होता है, जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक्टिवली क्या होता है, जिसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी का ज़रूरत होता है प्रोसेस को करने के लिए। तो यहाँ पैसिव प्रोसेस भी चल रहा है और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी चल रहा है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ भले हम लोग को दिख रहा है कि वाटर पहले निकल रहा है फिर NaCl हो रहा है, लेकिन इसका उल्टा होता है रियल में। रियल में क्या होता है कि वाटर जो है वो सॉल्ट को फॉलो करता है, यानी वाटर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को फॉलो करता है। सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट के निकलने की वजह से ऑस्मोटिक डिसबैलेंस हो जाएगा। उस ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्ट निकलेगा, फिर यहाँ से वाटर निकलेगा। किस लिए निकलेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। ये ऑस्मोलैरिटी क्या होता है हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। फिर यहाँ पर आइए DCT। DCT में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जब ज़रूरत है तब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा और जब ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यहाँ पर दो चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है मेनली, पहला सोडियम आयन और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर थोड़े अमाउंट में बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना HCO3-, यहाँ पर भी इसका थोड़ा अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कंडीशनल है तो देखिए यहाँ पर सोडियम आयन जो रीअब्जॉर्ब होगा वो एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें एनर्जी का ज़रूरत होगा। आपने रास मैकेनिज्म पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे मेरा ही वीडियो बना हुआ है रास मैकेनिज्म का, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ये जो एल्डोस्टेरोन लिखा है मैंने, ये एक हार्मोन है। इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन के वजह से यहाँ पर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है इसके लिए आप वो वाला वीडियो देखिए। और देखिए यहाँ पर ये जो मैंने गोल गोल बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं एक्वापोरिन्स। इसी एक्वापोरिन्स के थ्रू क्या होता है कि वाटर का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये काम कौन सा हार्मोन कराता है, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर सोडियम आयन निकल जाएगा तो अनायनिक और कटायनिक बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से पोटेशियम आयन वापस से किस में चला जाएगा, DCT में चला जाएगा। अब देखो लास्ट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यहाँ पर भी एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होता है और ADH के प्रेजेंस में यहाँ पर भी क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ जो सोडियम आयन एब्जॉर्ब हो रहा है ये कोई कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन नहीं है, जबकि DCT में जो सोडियम आयन एब्जॉर्ब हो रहा है वो कैसा है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। अब ये समझो, ये जो यूरिया है, यूरिया प्रेजेंट होता है यहाँ जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें यूरिया आता है। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया यहाँ से निकल करके और चला जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और वापस ये मिल जाता है इसी ब्लड फ्लो में वापस से मिल जाता है। क्यों, ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो सके।
देखिए लूप ऑफ हेनले का दो फंक्शन जो है जो हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला फंक्शन है कि ये यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से वाटर निकल रहा है, जब वाटर निकलेगा तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का इंक्रीज होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो ये यूरिन का कंसंट्रेशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा क्या है, मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है आप ये समझो, 1 लीटर वाटर में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी, और ये हाई मेंटेन होता है यूरिन के केस में। जैसे देखिए क्या है यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये ऑस्मोलैरिटी होता है। ऑस्मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मिली ऑस्मोल इसका यूनिट होता है। देखिए बॉमेंस कैप्सूल में 300 ऑस्मोलैरिटी था, यहाँ भी 300 है पीसीटी में, लेकिन जैसे ही लूप ऑफ हेनले में आया तो ये 400 हो गया, इंक्रीज हो गया, फिर 800 हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर निकलता जा रहा है। जब वाटर बाहर निकलेगा तो सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कम पानी मिलेगा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझो कि 10 लीटर हमारे पास पानी है जिसमें कि 10 पार्टिकल है सॉल्यूट का, जिसमें से 9 लीटर पानी मैंने निकाल दिया। अब क्या है, 1 लीटर पानी में वही 10 पार्टिकल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ ना, उसी को ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। तो देखिए जैसे जैसे पानी निकलेगा वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होकर 1000 हो जाएगा, फिर 1200 हो जाएगा। फिर जब वापस यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट निकलना चालू होगा तो फिर से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगा और धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, तो वापस से 1000 हुआ, फिर 800, फिर 400, फिर 300। तो इस तरह से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहता है लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। फिर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि सिक्रीशन कैसे होता है, तो इसको हम लोग वापस से फिर से डिटेल में समझेंगे। चलो अब हम अपने लास्ट एंड थर्ड टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है ट्यूबुलर सिक्रीशन। लेकिन रीएब्जॉर्प्शन के बारे में एक और चीज़ जान लो, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रीएब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरह से चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब कौन कौन चीज़ें हैं जो एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होती हैं और कौन कौन सी पैसिवली, इसको समझो। एक्टिव जिसमें एनर्जी का खर्च हो, पैसिव जिसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं हो। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और सोडियम आयन, इसका रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिवली होता है। सोडियम आयन का कहीं कहीं पे पैसिवली भी होता है, कहीं कहीं पे एक्टिवली भी होता है, इसको ध्यान रखेंगे। पैसिवली वाटर का, क्लोरीन आयन का, बाइकार्बोनेट आयन का और यूरिया का जो भी रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है बताओ, वो होता है पैसिवली होता है, यानी उसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब लास्ट समझो ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड टू फिल्ट्रेट। पहले फिल्ट्रेट में से ब्लड में गया, रीअब्जॉर्प्शन। अब कुछ कुछ चीज़ें जिसका ज़रूरत है यूरिन फॉर्मेशन करने में, या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ है, वेस्ट चीज़ है, उसको वापस से कहाँ भेज दिया जाएगा, उसको वापस से फिल्ट्रेट में भेज दिया जाएगा। देखो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। देखो ये मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखाया है, ये है पेरीटिब्युलर कैपिलरी या फिर वासा रेक्टा, जिसमें से अनयूजफुल चीज़ वापस से फिल्ट्रेट में आकर के मैच हो जाएगा और वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो रहा था और मैक्सिमम सिक्रीशन भी पीसीटी में ही होगा। किस किस चीज़ का सिक्रीशन होगा, देखो H+ आयन का, K+ आयन का, NH3 अमोनिया का और कुछ अदर सब्सटेंस का। अदर सब्सटेंस में क्या क्या है, ड्रग्स है, मेडिसिन्स, डाइज है, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, ये सब चीज़ों का वापस से क्या होता है, सिक्रीशन हो जाता है उसी फिल्ट्रेट में, ताकि वो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। फिर देखो लूप ऑफ हेनले में कोई भी सिक्रीशन नहीं हो रहा है। फिर डीसीटी में आ जाओ, डीसीटी में सिक्रीशन होगा वापस से H+ का, K+ का और अमोनिया का, और सबसे लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में H+ और K+ का सिक्रीशन हो जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ यहाँ से फॉर्मेशन हो करके यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर होगा यूरेटर के थ्रू, वही होगा हमारा यूरिन। अब यूरिन के बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कि यूरिन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्या उसका कंसंट्रेशन होता है, क्या उसका पीएच होता है, उसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा। यहाँ पे ये समझो कि ये ट्यूबुलर सिक्रीशन का सिग्निफिकेंट क्या है, आखिर क्यों ये ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है। सबसे पहला तो ये सिग्निफिकेंट है कि जो एक्स्ट्रा अनयूजफुल थिंग है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना। दूसरा समझो ये एसिड और बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। जैसे देखो यहाँ पर H+, K+ रिलीज हो रहा है, ये सब क्या करेगा, एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा।
दूसरा आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा, कटायनिक एंड अनायोनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद जो यहाँ से फिल्ट्रेट निकलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे यूरिन, और फर्दर वो यूरेटर के थ्रू जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में जा करके टेम्पररी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरे यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, कैसे कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे कैसे सिक्रीशन होता है, सभी चीज़ों को हमने कम से कम समय में डिटेल में जानने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक में इससे रिलेटेड कोई और अगर डाउट हो तो उसको आप कमेंट में कर सकते हैं। और हमारा चैनल है क्वांटिफाइड बायोलॉजी, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।